खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रमोद पासवान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस वैक्सीन। उम्मीद करते हैं जहां होंगे आप लोग कुशल मंगल। 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु अर्थात इसका मास दिया हुआ है 4 केजी। क्लियर। और वह जो 4 केजी का वस्तु है वह लगभग इसमें दे रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है। इसका वेग दिया हुआ है, मान लेते हैं ये इसका पहला v1 है, पहला वेग है जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, तो दे रहा है मीटर प्रति सेकंड। आगे कह रहा है प्रश्न कि इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। मेरे भाई, जब उसकी गति को बढ़ाना होगा तो स्वाभाविक सी बात है उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, और जो बल लगाएंगे उस पर कार्य करेंगे। तो वही किया गया कार्य उसमें हमारे द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। अर्थात जब उस पर बल लगाएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके कितना हो जा रहा है, v2 का मान कितना हो जा रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। अर्थात 5 से 10 होने में कितना परिवर्तन हुआ है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 5 का परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार जो हमारे द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार देने में जो हमारे द्वारा किया गया कार्य था वही किया गया कार्य उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर 2 वेलोसिटी है, 2 वेग है, ठीक है, 2 वेग है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग हाफ mv स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन ज़्यादा वेग वाले में से कम वेग वाले को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हाफ m ज़्यादा कौन है, v2 है, तो v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m और v1 का स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है हाफ m को यदि हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पर v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा मेरे भाई, हाफ m का मान यदि रख दें तो कितना है, 4 है, और v2 का मान यदि रख दें 10 का वर्ग कर दे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और v1 5 का वर्ग कर दे तो 25 हो जाएगा। 100 में से 25 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, तो 75 आएगा। इसको काटेंगे 2 बार में, और 75 का हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150 जूल किया गया कार्य होगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भली भांति समझ में आया होगा। टाइम वर्ष किए बिना बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। मेरे भाई, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो यह केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब पानी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर को कई नामों से जानते हैं। उसका पहला नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, या आप लोग क्या कह सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं, या आप लोग उसको इसमें क्या दे रखा है, उसका नाम दे रखा है, कहाँ गया, हाँ, पानी को ब्लीचिंग पाउडर के साथ, पानी को ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2 और प्लस यहाँ से हम लोग अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ। तो क्या होगा, अभिक्रिया होगा जल के साथ, तो क्या होने वाला है, जब अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ तो यहाँ से मेरे भाई Cl2 गैस रिलीज होती है, और साथ में CaOH का होल ट्वाइज बनता है। यह है ब्लीचिंग पाउडर, और यह है जल, और मेरे भाई यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग सूखा चूना नहीं मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं बूझा चूना, और यह है क्लोरीन। तो इसका बूझा चूना, हम बात करें सूखा चूना क्या होता है, तो सूखा चूना का फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आप लोग यूपीपी का तैयारी करते हो तो हम साथ साथ चाहते हैं हम आप लोगों को
हिंदी का एक एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते रहें। तो मेरे हिंदी का पहला प्रश्न मेरे भाई आप लोगों से ये है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, महौज। महौज, महौज में कौन सा संधि है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर छापिएगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न का खाका कैसा है? कह रहा है 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है? अर्थात यहाँ से हम लोगों को ये देखना है कि सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी है। तो ए नंबर के बारे में बात करें, उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन। तो आप लोग ऑक्सीकरण अपचयन पढ़े होंगे। ऑक्सीकरण क्या होता है? तो प्राचीन कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीकरण का, वे पदार्थ जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जुड़ाव करते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, अथवा वे पदार्थ जो हाइड्रोजन का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर? अपचयन क्या होता है? ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा होता है, विपरीत होता है। अर्थात वे पदार्थ जो ऑक्सीजन का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन का क्या करते हैं, जुड़ाव करते हैं, अपचयन कहलाता है। बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या होती है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनका अपचयन होता है। तो ए नंबर का तो होगा नहीं, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी का बात करने वाले हैं। आगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? यही तो है बीराश्रय। यही तो है क्या? बीराश्रय। बीराश्रय का मतलब क्या है? इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मेरे भाई विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? तो धातुओं की उनके बढ़ते हुए क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रेणी प्राप्त की गई है उस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मेरे भाई वंस अगेन, धातुओं को उनके बढ़ते हुए क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रेणी प्राप्त की गई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता होती है? तो इसकी पहली विशेषता यही होती है कि प्रत्येक ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है। प्रत्येक ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है, और जिसमें साइंस के वेटेज होता है मेरे भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी से 1 से 2 क्वेश्चन बनने का 100% चांस होता है। तो हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको हम लोग चुटकियों में तैयार कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लगभग 18 से 20 तत्व होते हैं जो उस सीरीज में हैं। उस सीरीज को हम चाहते हैं आप लोगों को कम से कम 20-30 सेकंड में ही तैयार करा देना। इसको आप लोग समझने का कोशिश करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। जैसे हम कह दें कि लिया के बाबा सरकारी कार ना मांगे अलमारी, मान जान क्रेन फीकी काड़ी, हाजी अजय पंडित अवतारी। मेरे भाई ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये जो CR है इसके नीचे से है, ZN के कहाँ से? नीचे से है मेरे भाई। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं? ध्यान रहे, यह है लिया के बाबा सरकारी कार ना मांगे अलमारी, मान जान क्रेन फीकी काड़ी, हाजी अजय पंडित अवतारी। तो मेरे भाई इसमें यही विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इसमें फॉर एग्जाम्पल हम कह दें क्या होता है जब कह दें कि बेरियम सल्फेट को किसके साथ? कैल्शियम के साथ अभिक्रिया कराएं। ये आप लोग इसको बदल लीजिए, आप लोग कह दीजिए कैल्शियम को किसके साथ? बेरियम को कैल्शियम सल्फेट के साथ। तो मेरे भाई देख सकते हैं जो बेरियम है ऊपर है, कैल्शियम कहाँ है? नीचे है। अर्थात बेरियम जो है इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, कैल्शियम का क्या है? कम है। इसीलिए यह
इसके साथ किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करेगा मेरे भाई। यदि यही SO4 यहाँ ना होकर के, यही SO4 यहाँ ना होकर के कैल्शियम के साथ होता, कैल्शियम सल्फेट होता, तो इस केस में यह अधिक क्रियाशील है, यह कम क्रियाशील है, तो इसको अपने जगह से हटना पड़ता और इसके स्थान पर कौन जाता, BaSO4 हो जाता और प्लस में कैल्शियम क्या हो जाता, रिलीज हो जाता। फिर अगले ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कैल्सिनेशन क्या है, तो भाई इसको हिंदी में बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं, निस्तापन। इसमें जो अयस्क होते हैं, कौन से अयस्क, कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण करने में निस्तापन का प्रयोग किया जाता है। इसमें वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है। क्लियर। अगला क्या है, अगला है रोस्टिंग। इसको हिंदी में कहते हैं भर्जन। यह सदैव सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए रोस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए मेरे भाई किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए रोस्टिंग या भर्जन का प्रयोग किया जाता है। इसमें अयस्क को उसके गलनांक से निम्न ताप पर, लेकिन उसको पिघलने नहीं दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई इलेक्ट्रोसिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोसिस। और यह जो कविता है, कविता के माध्यम से जो विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप लोग को तैयार करा है, इसको अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट करते रहिएगा मेरे भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से क्या है, भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, प्रजनन में युग्म पैदा होते हैं। गलत बात है। वंश विविधताओं को दर्शाता है, ये भी गलत है। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं मेरे भाई। बात करें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, बात करेंगे हम अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में। तो लैंगिक प्रजनन में कभी भी मेल और फीमेल का रोल होता है। मेल और फीमेल अर्थात मेल का जो होता है शुक्राणु और मादा का अंडाणु, आपस में मिलकर के ये फर्टिलाइजेशन होते हैं, निषेचित होते हैं। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में किसी प्रकार का मेल और फीमेल का रोल नहीं होता है। और अलैंगिक प्रजनन से जो नया जीव उत्पन्न होता है या जो नए वनस्पति उत्पन्न होते हैं, वे ठीक ठीक माता या पिता के भांति ही होते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर नए जीव जनक माता पिता के ही समान होते हैं। नए जीव जो होते हैं उनको जन्म देने वाले जो उनके माता पिता होते हैं उन्हीं के समान होते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सामने देखो मेरे भाई, कह रहा है कि उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो मेरे भाई सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं, सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो देख सकते हैं सोडियम परफेक्ट है क्योंकि तांबा और सोना एल्युमिनियम ये हार्ड मेटल हैं। कैसे हैं मेरे भाई, ये बहुत ही हार्ड मेटल हैं, इनको आसानी से चाकू से काटा नहीं जा सकता है। अतः इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम। अधिकांश क्वेश्चन में पोटेशियम नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम देता है। तो सोडियम इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि रेनवियर के नोड्स सूक्ष्मजीव स्थान होते हैं जो रिक्त स्थान में पाया जाता है। तो मेरे भाई रेनवियर के नोड्स ये क्या हैं, ध्यान रहे। जो हमारी तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र होता है उसकी गुथिकाओं पर ये रेनवियर के नोड्स जो होते हैं वो सेफ्टी का काम करते हैं, वो सेफ्टी का काम करते हैं। जैसे आप लोग तंत्रिका तंत्र, जैसे आप लोग तंत्रिका तंत्र आप लोग देखे होंगे कुछ इसी प्रकार का ही होता है, कुछ इसी प्रकार का ही होता है मेरे भाई। आप लोग देखे होंगे कुछ इसी प्रकार का ही होता है। और ध्यान से देखने पर, उस फिगर को ध्यान से देखने पर इसमें ऐसे ऐसे होते हैं, यही तो होते हैं रेनवियर के नोड्स।
जो इसकी गुथिकाओं को क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। तो इसके ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, मालिनीकृत एक्सोन। मालिनीकृत एक्सोन ही भाई जो अभी बताए हैं कि वह जो उसका सेफ्टी का काम करता है उसी का नाम होता है, क्या होता है, मालिनीकृत एक्सोन, जिसको मालिनीकृत शीथ भी बोलते हैं। मालिनीकृत एक्सोन जिसको मालिनीकृत शीथ भी बोलते हैं। बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है, कह रहा है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो पहले हम बात करें इस संवेग होता क्या है। तो किसी वस्तु पर यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, वह मोशन कुछ भी हो सकता है, लाइनर मोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब। तो संवेग क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अर्थात कभी भी संवेग आ जाए तो किसी वस्तु का संवेग जब हम लोग ज्ञात करते हैं ना, तो जिस वस्तु का संवेग ज्ञात करना होता है, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है हर एक वस्तु का, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसमें भार, उसमें द्रव्यमान जरूर होता है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दुनिया का कोई भी वस्तु है उसमें द्रव्यमान जरूर होता है। मेरे भाई द्रव्यमान और भार में आप लोग अंतर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और साथ साथ ये भी बताइएगा कौन परिवर्तनशील है और कौन परिवर्तनशील नहीं है। यदि आप लोग साइंस पढ़ते हैं तो मेरे भाई इस बात का जरूर जवाब देकर ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, कौन परिवर्तनशील है और कौन परिवर्तनशील नहीं है। तो आते हैं हम पॉइंट पर। संवेग क्या होता है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। संवेग द्रव्यमान और इंटू वेग। अर्थात संवेग को हम लोग P से लिखते हैं, P इज इक्वल टू M और इंटू क्या हो जाएगा V। यही संवेग का क्या है, फार्मूला है। और इसके मात्रा के बारे में बात करें, तो हो जाएगा किग्रा और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो किग्रा इंटू मीटर बाई सेकेंड। तो देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में किसका है, तो कह रहा है द्रव्यमान और बल। द्रव्यमान और बल कह रहा है, कदाचित नहीं होगा। द्रव्यमान और त्वरण, मेरे भाई द्रव्यमान और त्वरण, इसको जरा देखिएगा। द्रव्यमान M और A, ये तो आप लोग देख रहे हैं बल का ये व्यंजक है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह M इंटू ए क्या है, M इंटू ए न्यूटन का जो दूसरा नियम है, ठीक है, वही है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग, तो मेरे भाई यही परफेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर का, C नंबर का द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और जड़ता, ये तो हो ही नहीं सकता है। बताएंगे आप लोगों के कि इनरेशिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु में जड़त्व होता है या तो विराम का जड़त्व, या तो गति का जड़त्व, या तो दिशा का जड़त्व। किसी हर एक वस्तु में जड़त्व होता है। यदि हम रुके हुए हैं तो हम क्यों रुके हुए हैं, तो विराम के जड़त्व के कारण रुके हुए मेरे भाई। यदि हम दौड़ रहे हैं या कोई वस्तु चल रहा है तो क्यों चल रहा है, तो उसमें गति का जड़त्व है। क्लियर। और यदि कोई वस्तु मुड़ रहा है तो उसमें कौन सा जड़त्व है, दिशा का जड़त्व है। यही रीजन होता है कि यदि हम किसी वाहन से जा रहे होते हैं, सपोज साइकिल ही चला रहे होते हैं, हमें किसी टर्न पर यदि पड़ता है, कोई टर्न यदि पड़ता है तो काटना होता है हमको राइट में, तो हमारा जो बॉडी होता है वो लेफ्ट में जाता है। पतले संकीर्ण रास्ता पर यदि चलाना होता है साइकिल वगैरह, तो देखते हैं यदि जाना होता है, पहिया जाता है राइट में, तो हमारा बॉडी किधर जाता है, लेफ्ट में जाता है मेरे भाई। और पहिया जाता है लेफ्ट में, हम चाहते हैं उसको कंट्रोल करना, तो हमारी बॉडी किधर जाती है, राइट की जाती है। यही तो है किसका, दिशा का जड़त्व। यदि फैन चल रहा है, फैन बहुत तीव्र गति से मूव कर रहा है, क्या होगा, यदि फैन का जो सीलिंग है टूट जाए तो उसके जो नीचे है वह क्षतिग्रस्त होगा, कि जो आसपास में है वह क्षतिग्रस्त होगा। तो मेरे भाई सेफ कौन है, जो नीचे है वो नहीं, जो सेफ कौन है, तो जो नीचे है वो सेफ है, और जो आसपास में कहीं पर भी है उसको क्षतिग्रस्त होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि जो मूव कर रहा है उसका फैन ना, वह दिशा के जड़त्व के कारण है। क्लियर मेरे भाई।
चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है मेरे भाई? ये नकारात्मक त्वरण क्या है? तो त्वरण धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, शून्य त्वरण। यदि किसी पिंड का वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, 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 इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? धनात्मक त्वरण बोल सकते हैं। और यदि किसी पिंड का वेग कंटिन्यू घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। और यदि किसी पिंड का वेग न बढ़ रहा है न घट रहा है, एक ही समान से चल रहा है, तो उसका क्या है? एक समान त्वरण है। और यदि कोई पिंड आकस्मिक रुक गया, डिसब्रेक ले लिया, तो वह शून्य त्वरण हो जाएगा। मीन्स यदि कोई पिंड सपोज 20 की रफ्तार से चल रहा है, वो चलने लगा कंटिन्यू, तो 30 पर, 40 पर, 50 पर, 80 पर पहुंच गया, तो कंटिन्यू बढ़ा है ना, तो धनात्मक त्वरण है। और यदि 80 पर है, उसको रोकना है तो तुरंत थोड़ी रोकेगा, तुरंत रोक दिया तो क्या हो जाएगा? वो शून्य त्वरण हो जाएगा। और धीरे 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 रोक रहा है तो क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण होगा। और 20 के 20 पर अपनी मंजिल तक गया, घर से चला 20 पर और अपने मंजिल तक 20 पर ही गया, उसका वेग न बढ़ा न घटा, तो इस प्रकार के त्वरण को हम लोग कौन सा त्वरण कहते हैं मेरे भाई? एक समान त्वरण कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर त्वरण होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं और समय से भाग लगाते हैं मेरे भाई। अंतिम वेग एक्सेलरेटर इज इक्वल टू एक्सचेंजिंग ऑफ वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय क्या होता है? टाइम होता है मेरे भाई। त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय होता है। क्या होगा यदि इसका मान, देखिए यदि v का मान पॉजिटिव है, ज़्यादा है u के मान से, अंतिम वेग u के मान से क्या है? ज़्यादा है, तो धनात्मक त्वरण होगी। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग मेरे भाई, ये लास्ट वेलोसिटी है और ये प्रारंभिक है। क्लियर? यदि अंतिम वेग का वैल्यू अधिक है, सपोज ये 20 है या 10 है, ठीक है, टाइम 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो धनात्मक त्वरण होगी। और यदि इसका वैल्यू क्या है? कम है, और इसका वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। वही तो बोल रहे हैं, प्रारंभ में क्या चल रहा था? रफ्तार से चल रहा था सपोज 40 पर, और आगे चल करके 20 पर लगा चलने, तो प्रारंभिक वेग अधिक है और अंतिम वेग क्या है? कम है, तो क्या होगा? त्वरण ऋणात्मक होगा। क्लियर? यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है वेग, हाँ तो ये तो वेग ही पर निर्भर कर रहा है, देख सकते हैं वेग ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है संवेग, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बल, बल क्या है? बल वो वामाकारक है, बल वो धक्का अथवा खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का भरपूर कोशिश करता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और दूरी क्या है? सबको पता है दूरी क्या है। क्या है मेरे भाई दूरी? दूरी क्या है? कमेंट बॉक्स में छापो दूरी का परिभाषा, बिना नकल किए दूरी का परिभाषा छापो। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 57 अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 16वां नंबर का कह रहा है कि NH4 का होल ट्वाइज, NH4 का होल ट्वाइज और SO4 इसका है अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कह रहा है कि NH4 का होल ट्वाइज SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो मेरे भाई परमाणुओं की संख्या 14, 15, 13, 12, इसमें से कौन सा सही है? क्या किया जाए इसमें? तो आइए इसको हम लोग देखते हैं मेरे भाई, कितने परमाणु हैं। ये जो अणु है इसमें कितने परमाणुओं से मिलकर बना है? तो सिंपल सी बात करें, हम आप लोगों से कहें मेरे भाई जरा बताइएगा कि H2 और H में क्या अंतर है? तो आप लोग तो बचपन में ही पढ़े हैं कि H हाइड्रोजन के एक परमाणु को दर्शाता है, जबकि H2 हाइड्रोजन के एक अणु को दर्शाता है। और परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं मेरे भाई? परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, और अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन का क्या है? एक अणु है। और अणु किससे मिलकर बना है? अणु परमाणु से मिलकर बना है। तो जो दिख रहा है ये अणु फॉर्म में है, इसमें कितना परमाणु है उसी का हमें चर्चा करना है। तो मेरे भाई n है यहाँ पर, टोटल n कितना है? टोटल कितना है? कौन कह रहा है? 2 है। देखिए यहाँ पर 2 से गुणा किया गया है तो टोटल वैल्यू 2 हो गया है। तो n कितना है? 2। और हाइड्रोजन भले से आप लोग को 4 दिख रहा है, लेकिन 4 से मेरे भाई क्यों भूल रहे हैं आप लोग? 2 का गुणा करना है,
क्लियर। तो N हो गया 2 और हाइड्रोजन कितना हो गया 8, यस कितना है, इसमें मत गुणा करिएगा, इसका भी गुणा मत करिएगा, इस सेपरेट किसका है 4 का, ऑक्सीजन का है। क्लियर। तो +1 और ऑक्सीजन का कितना है 4, जोड़ लीजिए और ऑप्शन से मैचिंग कर लीजिए मेरे भाई। 4 1 5 और 5 और 8 13 और 13 2 15। दौड़ाइए देखिए कहाँ है 15 और उसको लॉक करिए। कौन सा ऑप्शन में है मेरे भाई 15, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़े आगे। ओके नो प्रॉब्लम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है अगला प्रश्न आप लोगों से, हाँ मेरे भाई कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या है। नहीं पता है हमें क्या है, सच में नहीं पता हमें क्या है, बताइए आप लोग क्या है 1 किलोवाट घंटा। तो आप लोग सुने होंगे बोर्ड ट्रेड यूनिट, बोर्ड ट्रेड यूनिट, या आप लोग आप लोग यूनिट कहते हैं, कितना यूनिट बिजली का खर्च है, कितना यूनिट बिजली का खर्च है मेरे भाई, वही तो है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा न कह के हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अब देखते हैं एक यूनिट में कितना वाट, तो क्या है 1 किलोवाट। तो इसको पहले इसको आप लोग तोड़िए मेरे भाई, इसको तोड़ेंगे 1 किलोवाट को, तो क्या हम लोग इसको 1 किलो और गुणे 1 वाट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम लिख सकते हैं। 1 किलो और गुणे 1 वाट लिख सकते हैं। क्लियर। तो 1 किलो और इंटू 1 वाट, तो किलो का मतलब कितना होता है मेरे भाई, किलो का मतलब कितना होता है 1000, किलो का मतलब कितना होता है 1000, और 1 किलो वाट गुणे यहाँ पर हावर है तो गुणे 1 घंटा। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1000 कितना होता है वाट होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना मेरे भाई 60 सेकेंड। कुछ नहीं करना है, फिर से देखिए आप लोग, ज़्यादा परेशानी मत झेलिए आप लोग। किलोवाट घंटा, क्या इसको आप लोग 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 किलोवाट में कितना वाट, तो आप लोग क्या बताएंगे 1000 वाट होता है, और गुणे 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड मेरे भाई 60 सेकंड होता है, अर्थात तो पूरा ले दे करके घंटे को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको गुणा करते हैं, 6 पूरे 36 होता है, 6 चाका 36 होता है, 6 पूरे 36 होता है, 3600 आप लोगों का एडवांस रहेगा, और 1000। इसको यदि हम लोग कोटिमान में लिखे, कोटिमान क्या होता है, किसी दी गई राशि को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखें तो 10 की घात के रूप में प्राप्त इस निकटतम मान को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। बाउंस कर गया ना, कर गया बाउंस, हमें पता है। चलिए कोटिमान क्या होता है देखते हैं। किसी भी वैल्यू को, दी गई वैल्यू को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिख देना कोटिमान कहलाता है, और साइंस सबसे ज़्यादा विश्वास करता है किस पर, कोटिमान पर। क्लियर। और कोटिमान शुद्धतम वैल्यू भी होता है, बहुत बड़ी बड़ी राशि को हम लोग आसानी से चुटकी बजाते ही छोटे से वैल्यू में हम लोग लिख करके चले जाते हैं। तो मेरे भाई इसको जब हम लोग करते हैं, इसको घात के रूप में बनाए तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको कितना हो जाएगा दशमलव कहीं नहीं तो यहाँ पर है, उसको उठाकर लाएंगे 2 अंकों के बीच में, तो 3.6 गुणे कितने अंक लाए हैं 10 पे पावर कितना 3, और 10 पे पावर इसका कितना है 3, और जब आधार बराबर होता तो घातों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो 3.6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए कौन ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन इज मेरे भाई सी जूल। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, जो आप लोग के समक्ष दिख रहा है मेरे भाई, यदि पता हो तो जवाब जरूर दीजिए। कह रहा है कि आर्कटूरूस वर्गीकरण में न्यूलैंड्स लॉ के निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। चलिए आप लोग अपने मैट्रिक्स के ज़माना को याद करिए, जब आप लोग क्लास 10 में पढ़ा करते थे, तो उसमें न्यूलैंड्स का अष्टक नियम वही तो है, आक्टेन, वही आक्टेन बताए थे, मोनोडाइट राइट टेटापेंटा हेक्सा आक्टनेन डॉक, मोनोडाइट राइट टेटापेंटा हेक्स आक्टनेन डॉक मीन्स मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेटा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्ट, आक्ट, नेन, डॉक। आक्ट आ गया तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम,
ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है, पहले इसको हम लोग जाने। तो मेरे भाई, जब वैज्ञानिकों को ये लगा कि जितने कंटिन्यू तत्व की खोज होती जा रही है, तो उनको उनके समान गुणधर्म के हिसाब से एक टेबल बनानी चाहिए और उसको सजाना चाहिए। तो लोदरमेयर जी आए, प्रिस्टले जी आए, और उसके बाद न्यूलैंड्स जी आए, डोबेरानर जी आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए। उसमें हमारा प्रश्न के साथ हम चलें तो प्रश्न क्या है, तो न्यूलैंड्स का कह रहा है। तो इन्होंने गाना बजाना से कंपेयर कर दिया। क्या कहा कि जिस प्रकार संगीत के पहले और आठवें स्वर में समानता होती है, ठीक उसी प्रकार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने से आठवें तत्व के गुणों में समानता रखेगा। और इन्होंने क्या कहा, सा रे गा मा पा धा नी सा डो रे मी पा सो ला टी, सा रे गा मा पा धा नी सा डो रे मी पा सो ला टी, सा रे गा मा पा धा नी सा। बस कर, सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8वां फिर क्या आ रहा है, पहला आ जा रहा है, तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं। क्लियर। अब इन्होंने उस समय तक ज्ञात तत्वों को सजाना शुरू किया, लेकिन इसमें पहला को मीन्स हाइड्रोजन की स्थिति की विवेचना पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है मेरे भाई। आज का जो पीरियोडिक टेबल है, जो मोजले द्वारा बनाया गया है, उसमें भी अभी तक हाइड्रोजन की स्थिति की विवेचना नहीं है। और पीरियोडिक टेबल विफल होगा तो पक्का हाइड्रोजन की वजह से ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, बता दे कैसा तत्व है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। तो मेरे भाई, हाइड्रोजन को नहीं लेना है, हीलियम को नहीं लेना है। हीलियम को क्यों नहीं लेना है, तो अपवाद स्वरूप हीलियम क्या है, निष्क्रिय है, और निष्क्रिय गैसों को ना न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में नहीं लेना है। क्लियर। तो पहला तत्व कौन है, प्रश्न बनता है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का पहला तत्व कौन है और अंतिम तत्व कौन है, और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहाँ तक के तत्वों पर लागू होता है। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का पहला तत्व कौन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का अंतिम तत्व कौन है, और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहाँ तक के तत्वों पर लागू होता है। तो लिथियम पहला तत्व है, लिथियम पहला तत्व है। इसको भरिएगा, भरेंगे तो क्या आएगा, लिथियम, बेरियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियन तो होगा नहीं, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, वही तो हुआ। लिया, देखिए, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर पार्वती। और इसको नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को सीटी मारी पो। जब आप लोग पीरियड टेबल लेकर बैठेंगे तब मजा आएगा इसको पढ़ने में। क्लियर। जब चैप्टर वाइज जब बनाएंगे वीडियो तब आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल में यह प्रैक्टिस सेट है, कितना डिटेल जाऊँ। क्लियर। तो मोटी मोटी बात, अष्टक नियम में, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में प्रथम तत्व कौन है, लिथियम। अंतिम तत्व कौन है, अनंतिम तत्व कौन है, अंतिम तत्व है थोरियम, TH। अंतिम तत्व कौन है, थोरियम। क्लियर। उसके बाद कहाँ तक लागू होता है, तो यह नियम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम परमाणु क्रमांक 20 तक तत्व अर्थात कैल्शियम तक लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भली भांति आप लोग को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का डाटा कैसे है, किस प्रकार है, वेयर इज माई डस्टर। ओके 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 ओके। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, इससे पहले हिंदी का एक क्वेश्चन जरा आप लोग पूछ लें, हिंदी बताएंगे। चलिए आप लोग आइए साइंस पे सीधे। कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटी में उपस्थित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटी में उपस्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। तो मेरे भाई आपके नॉलेज के लिए बताएं, जो लाल चींटी है जिसको आप लोग माठा कहते हैं, जो आम के वृक्ष पर नहीं रहते हैं,
काटते हैं तो बहुत ज़ोर से जलन होती है। क्लियर? वही है लाल चींटी, जिसको हम लोग घर देहाती भाषा में उसको हम लोग माठा माठा बोल देते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो उसमें उसे काटने पर हमारे त्वचा के अंदर वो कौन से एसिड को एंट्री करा देती है जिससे जलन होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? फार्मिक एसिड। और भी उसमें ऑप्शन पर खेलें, ऑप्शन को गेम बनाएं, तो टैनिक एसिड मेरे भाई, टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है, क्या आप लोग को पता है? नहीं पता है? पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ईमानदारी से बोलिएगा कि हाँ सर हमें पता था। ठीक है, टैनिक एसिड जो होता है वह चाय में पाया जाता है, इसीलिए चाय नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टैनिक एसिड होती है वो सीधे गुर्दे पर प्रहार करती है। क्लियर? अगला ऑप्शन के बारे में बात करें, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? कहाँ गया अगला ऑप्शन? ओके, मिला मिला। अगला ऑप्शन आक्जेलिक अम्ल। आक्जेलिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? पालक में, गोभी में, टमाटर में। पालक में, गोभी में, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आक्जेलिक एसिड पाया जाता है। मेरे भाई बार बार पूछता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अभी हम असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर दिए तो उसमें आया रहा था कि पालक में, शायद यूपीपी में भी आया था मेरे भाई, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सब क्वेश्चन में रिपीट करिए। कौन सा? तो आक्जेलिक एसिड। क्लियर? चाय में कौन सा? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिए, हालांकि बताए हैं। और अगला बच रहा है मैलिक एसिड। मेरे भाई मैलिक एसिड सेव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मैलिक एसिड सेव में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक, सॉरी ये तो हो गया है पहले ही, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f, जिसकी फोकस लंबाई बोलिए या दूरी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f कोष्ठक में कह रहा है वायु में, वायु में है, को द्रव जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3, हमारे भाई द्रव का अपवर्तनांक 4/3 ही होता है, 1.33 होता है। क्लियर? 1.33 होता है। डुबोया जाता है तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? तो मेरे भाई आपके नॉलेज के लिए बताएं, यदि दर्पण को वायु से किसी भी द्रव में लेकर जा रहे हैं तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। मीन्स यदि माध्यम चेंज करते हैं, मिरर को, दर्पण को, चाहे कोई भी दर्पण हो, माध्यम चेंज करते हैं और उसकी फोकस दूरी देखते हैं ना, तो उसमें किसी प्रकार का उसके फोकस दूरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वायु में एफ है तो इसमें भी, जल में, तेल में, सभी जगह क्या होगा? एफ ही होगा, एफ होगा। लेकिन यदि लेंस रहता तब तो मेरे भाई वो तो लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। आप लोग पढ़े होंगे सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो आप लोग के नॉलेज के लिए बताएं, यदि लेंस को द्रव में डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है मेरे भाई, क्योंकि वो हवा से कहाँ जा रहा है? हवा क्या है? विरल माध्यम है। और जल क्या है? हवा के रिस्पेक्ट में तो सघन माध्यम है। तो इस केस में आप लोग पढ़े होंगे, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो ये सब लोच्चा, सब गेम किसका है? अभिलंब का ही है। क्लियर? जिससे इसका अपवर्तनांक क्या होता है? चेंज होता रहता है। और जब अपवर्तनांक चेंज होगा तो मेरे भाई स्वाभाविक सी बात है, लेंस की फोकस दूरी माध्यम चेंज करने पर अर्थात द्रव में डुबोने पर बढ़ जाती है। और द्रव से लेकर जाएंगे वायु में या वैक्यूम में, निर्वात में, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो यही था हमारा अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं भली बात समझ में आया होगा। बीच में कई बार कहना चाहें कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वगैरह वगैरह करिए। मेरे भाई यदि अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए जाइएगा मत, और कोशिश करिएगा अपने दोस्तों को पास शेयर करने का और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द मैथ के सेशन को लेकर के। जय हिंद, जय भारत। यू टेक केयर।